हेलो जी, नमस्कार। कल रात का बिग बॉस 18 का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, जिसमें आपने देखी अविनाश मिश्रा की ज़बरदस्त वाली डेस्परेशन और विविन द लाडला डिसना की ज़बरदस्त लेवल की फ्रस्ट्रेशन। और ये जो इनकी डेस्परेशन और जो फ्रस्ट्रेशन है, ये कल अपने पीक पर थी। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है वीकेंड कबार में जिस तरह से करणवीर मेहरा को मेडल पहनाया गया और जिस तरह से बिग बॉस 18 जो है वो करणवीर मेहरा शो बन चुका है। उसके बाद से अविनाश और विविन को तो काटो तो खून नहीं। वैसे इस एपिसोड के बारे में अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें, उसके पहले आपको थोड़ा-सा 1 वीक पीछे लेकर के चलता हूँ, जब विविन डिसना के लिए उसका जो पीआर वगैरह है, वो ट्रेंड करवा रहे थे कि भाई विविन डिसना डिज़र्व मोर स्क्रीन टाइम। ध्यान दीजिएगा, लास्ट वीक ये ट्रेंड हुआ था कि विविन को और ज़्यादा स्क्रीन टाइम दो, वो विज़िबल नहीं है, ही डिज़र्व्स मोर स्क्रीन टाइम। और कल रात के एपिसोड में, यानी कि उस ट्रेंड के लगभग 1 वीक के बाद, आपने देखा कल रात के एपिसोड में यही विविन डिसना, भाई ये तो घर के अंदर है ना, इसे क्या पता कि बाहर कितना स्क्रीन टाइम जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो विजिबल है या नहीं है। लेकिन कल रात को यही विविन डिसना बात करता है ईशा ईविल सिंह से कि यार मुझे लग रहा है कि मेरा कंट्रीब्यूशन कम था, तो आई फील कि मैंने काफ़ी चीज़ें इग्नोर कर दी हैं। तो क्या आपको ये चीज़ें, मतलब तार जो है वो कनेक्टेड नहीं लग रहे कि बाहर जो ट्रेंड हो रहा है, ऑलमोस्ट वैसी की वैसी बातें विविन भी अंदर कर रहा है? और जैसे कि अविनाश तो ऑलरेडी बोल ही चुका है ना कि यार ये विविन को बार-बार कन्फेशन रूम में बुलाते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि विविन को बाकी चीज़ों के साथ सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या नहीं, इसकी भी हिंट वगैरह दी जाती हैं? तभी तो जिस तरह का ट्रेंड बाहर हो रहा है, लगभग-लगभग वैसी ही बातें विविन भी अंदर कर रहा है। और जिस तरह से सारा की वो क्लिप दिखाई गई थी, बाप पर जाती है, लोगों के फैमिली पर जाती है, उन चीज़ों में विविन डिसना ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया था। अब ये सारी क्लिप देख कर के कहीं न कहीं उसकी आँखें खुल रही हैं, इसीलिए वो बात भी कर रहा था कि यार मैंने काफ़ी चीज़ें लेट गो कर दी, इग्नोर कर दी, शिट माँ मुझे स्टैंड लेना था। और आपने देख भी लिया कि किस तरह से विविन अब जो है वो स्टैंड लेना शुरू कर चुका है। वो ईडन गार्डन की सस्ती जो छमियाँ हैं, उसको वो समझाता भी कि तू अनग्रेटफुल है, तुझे जाकर के सॉरी वगैरह बोलनी चाहिए थी। बट सॉरी बोलने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि ईडन ने तो वापस से केवी को ही नॉमिनेशन में डाल दिया है। हालाँकि केवी को तो और भी लोगों ने नॉमिनेट करा है, सारा ने भी, वो सारा जिसे कि मतलब बड़ा महान बनते हुए केवी ने कहा था आई विश कि आपको 1 वीक का टाइम और मिल जाए, 1 वीक का मतलब आपको स्टे और मिल जाए। बट क्या फ़ायदा हुआ भाई साहब? आप एक तरफ जाकर के महान बनते हो, दूसरी साइड आकर के आप उसका नाम लेते हो। इससे क्या हुआ? इससे सारा को, रजत, इन सबको मौका मिल गया ना आपको फ्लिपर बोलने का। और आप अभी क्या है कि थोड़ी-सी तारीफ़ हुई है तो आप तो मतलब सुध-बुध गँवा चुके हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा है। ये बात मैं करण के लिए कर रहा हूँ। जब सारा आपके लिए बोल सकती है नॉमिनेशन टास्क में कि थोड़ी देर पहले आपने मतलब मुझे बचाने की बात करी थी, फिर आपने मेरे लिए ही हाथ खड़ा कर दिया। तो करणवीर मेहरा क्या तुम्हारे मुँह में दही जमा था? तुम नहीं बोल सकते थे? मैडम, आपका जो रजत है ना, जिसने अभी 3 बार इसको कशिश को सेव करा है, इसने भी कशिश को बाहर जाने के लिए हाथ उठाया था, नाम दिया था। तो अगर हमें फ्लिपर बोल रही हो तो फिर रजत को क्या बोलोगी? जस्ट बिकॉज़ कि वो तुम्हारा दूसरा आशिक-ए आलम है, तो उसकी ये फ्लिपरपंती आपको नहीं दिखाई देती? इन शॉर्ट, कल रात को एक बार फिर से करणवीर मेहरा ने एक करारा जवाब देकर के सामने वाले की बोलती बंद करने का सुनहरा अवसर जो है वो गँवा दिया है। ना सिर्फ करणवीर मेहरा ने, बल्कि दिग्विजय राठी को भी मतलब थाली में परोस करके बिग बॉस ने खुद एक अपॉर्च्युनिटी दी थी कि दिग्विजय आए और बिग बॉस को खुद को क्लीन बोल्ड करके चला जाए, लेकिन दिग्विजय भी गच्चा खा गया। मैं बात कर रहा हूँ उस मोमेंट की, जब दिग्विजय इसको विविन को नॉमिनेट करता है और कहता है कि ये मुझे टच करते हैं, फाइट के दौरान मुझे पकड़ते हैं, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। अब दिग्विजय ने विविन को नॉमिनेट करते समय जो चीज़ें बोली थी, वो चीज़ें बाकी सबने लेट गो कर दी होंगी, लेकिन बिग बॉस जो है, भाई वो तो दिग्विजय के वर्ड पकड़ता है। और यही दिग्विजय थोड़ी देर के बाद जब कशिश को नॉमिनेट करता है, तो बोल देता है कि मेरे को चुम और ये शिल्पा खींच करके ले जा रही थी, तो बिग बॉस कैसे विविन का सस्ता वकील बन करके कूदा और दिग्विजय को बोला कि 1 सेकंड दिग्विजय, आपको शिल्पा और तुम खींच रही थी तो आपको हाथ लगाया होगा ना। तो वहाँ पर दिग्विजय कुछ नहीं बोल पाया, जबकि इतना बढ़िया मौका था यहाँ पर दिग्विजय के पास भी। वो बिग बॉस को बोल सकता था ना कि बिग बॉस, ये चीज़ तो मैंने यहीं पर सीखी है ना, अगर हम लड़कियों से कुछ बोलते हैं तो सब चढ़ पड़ते हैं, लेकिन लड़कों से कोई कुछ भी बोल सकता है, उसके ऊपर कोई भी स्टैंड नहीं लेता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये मैं सीख रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा, इसीलिए जब विमेन मुझे टच करता, हाथ लगाता है, तो मुझे तकलीफ होती है, लेकिन लड़कियाँ जो हैं उनका हर गुना माफ़ है। तो उसी तरह से शिल्पा और जो मुझे खींच रही थी हाथ लगा करके, तो भई उनसे मैं क्या ही बोलूँ? हम लड़कों को कुछ भी बोल सकते हैं, तेरा बाप, तेरा बाप, तेरा बाप, और आपने तो देख ही लिया ना बिग बॉस,
सारा अरफीन खान जिसकी की क्लिप दिखाई गई थी सबको, कैसे बाप पर जाती है, बट वो चीज़ तो भाई सबने इग्नोर कर दी। खुद सारा अरफीन खान भी दिग्विजय को नॉमिनेट करते समय क्या बोली कि बहुत डिमीनिंग बातें करता है, बच्चों को ट्रैक करता है, लेकिन इन चीज़ों की शुरुआत कौन करता है? ये जो बिलो द बेल्ट वाली बातें या फिर पर्सनल टिप्पणी या फिर फैमिली पर जाने की शुरुआत तो खुद सारा अरफीन खान ही करती है। तो जिस तरीके से करणवीर मेहरा के पास एक करारा जवाब देने का मौका था, वैसे ही दिग्विजय के पास भी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी थी। ना सिर्फ घरवालों की बल्कि बिग बॉस की भी वो बोलती बंद कर सकता था। उन्हीं के वर्ड्स को घुमा करके उन्हीं के ऊपर फेंकने का ज़बरदस्त मौका था। लेकिन यही तो है बिग बॉस की दुनिया, वहाँ पर माहौल ऐसा हो जाता है, एटमॉस्फेयर इतना मतलब गरमा-गर्मी से भरपूर हो जाता है कि आदमी सुध-बुध गँवा देता है। जबकि मेरा मानना है कि आप वहाँ पर जिस चीज़ के लिए गए हो, जैसे कि वो इसने विवेन डिसेना ने क्या बोला था अनुराग कश्यप के सामने कि सर ओखली में सिर दे दिया है, फिर जो आ रहा है आन दो। तो जैसे अर्जुन का लक्ष्य था वो तोते की आँख और मछली की आँख, उसी तरह से चाहे वो करण हो, चाहे वो दिग्विजय हो, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लेकिन आप भाई गेम अवेयरनेस इतनी तो रखो कि सामने वाले के वर्ड पकड़ो। और जैसे कि बिग बॉस सस्ता वकील बन रहा था विवेन का, वहाँ पर बिग बॉस को भी क्लीन बोल्ड करने का ज़बरदस्त मौका था दिग्विजय के पास। खैर अब आ जाते हैं एपिसोड के शुरुआती हिस्से के ऊपर। तो एपिसोड जब शुरू होता है तो हम क्या देखते हैं कि अविनाश मिश्रा, जिसके गुर्दे वीकेंड के वार से ज़बरदस्त तरीके से छिले हुए हैं, लेकिन उन छिले हुए गुर्दों को कैसे ह्यूमर के रंग में लपेट करके वो सबके सामने प्रस्तुत करा था। माहौल ज़बरदस्त तरीके से एंटरटेनिंग बना दिया था अविनाश ने। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अविनाश की जो एंटरटेनिंग साइड है, उसकी जो मिमिक्री है और उसका जो ह्यूमर है वो टॉप क्लास है, लेकिन इस साइड को वो बहुत कम बार ही बाहर लेकर के आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो चुगलियाँ करना, प्लॉटिंग करना, ये करना, वो करना। लेकिन जैसे कि एक दिन पहले आपने देख ही लिया कि उसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग सब एकदम धरी की धरी रह गई है, सामने वाले ग्रुप से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं वो जो भड़ास थी ना, वो उसे निकाल रहा था कि अरे साला हम तो बिग बॉस को साइन किए थे, ये करणवीर मेहरा शो कैसे बन गया? अरे करण तुम हमको खतरों के खिलाड़ी की यूनिट में ही लगवा दो ना यार, ये मतलब कशिश तुम भी इतने हॉट फेवरेट हो गई, तुमको 6-5 वोट मिल गए। बताओ यार कशिश हम क्या कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? काफ़ी बढ़िया तरीके से उसने अपनी भड़ास निकाली है कॉमेडी वाले अंदाज़ में। हालाँकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अविनाश मिश्रा का जो फ़नी साइड है, उसका जो ह्यूमर था वो लाजवाब था। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हर कोई हँस रहा था, मज़े ले रहा था और हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि ये वही बिग बॉस का घर है क्या? जहाँ पर आए दिन पंगे होते रहते हैं, क्योंकि शुरुआती हिस्से में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हँसी, मज़ाक, एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिला। चूँकि छुट्टी का भी दिन था ना, करण ने बोल ही दिया कि भाई संडे है, छुट्टी है। मतलब करण ने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि इन लोगों को मंडे टू सैटरडे ही लड़ाई, झगड़े, टंटे ये सब करने का बोला जाता है। संडे को भाई सब छुट्टी मनाते हैं। इसी दौरान ना अविनाश मिश्रा जब मॉर्निंग में बात करता है ईशा से, और ईशा के आप देखो भाई नेक्स्ट लेवल के विक्टिम कट, क्या मैं बाहर चुड़ैल लग रही हूँ? अरे यार मैंने इतने सालों से इज्जत कमाई, लोग टमाटर फेंक-फेंक के मारेंगे। ओ। बताइए भाई साहब, एक वीकेंड के बारे में छोटा-सा फीडबैक मिला है इनको, उसी में इनके मतलब गुर्दे छिल चुके हैं, जबकि बहुत सारी बातें तो इन्हें बताई तक नहीं गई हैं। चाहत और आरफीन को जब इन्होंने लिंक करा था, तो इनके वर्ड कैसे थे और लोगों की अपब्रिंगिंग पर जाती हैं, लोगों को मतलब कैरेक्टर असैसिनेट करती हैं, उनके वर्ड ट्विस्ट करती हैं, चीपनेस चीप चीप मीन्स व्हाट सत मतलब ऐसे गिरगिट गिरगिट बोलूँ या चमगादड़ बोलूँ, कौन-सा यार छिपकली टाइप का मतलब तो मुँह बनाती है वो। और वीकेंड का वार में भी वो चमगादड़ और छिपकली टाइप की ड्रेस पहन करके चुड़ैलपंती तो ये खुद कर रही थी। और मुझे लग रहा है कि जैसे अंदर ईविल ईशा भूल गई है कि ये जो ईविल वर्ड यानी चुड़ैल वाला जो शब्द है, वो उसी ने खुद ने मतलब सबके सामने रखा है कि उसके नाम में जो ई है दैट स्टैंड्स फॉर ईविल। तो अंदर ईशा खुद भूल गई है, बाहर उसके जो अंधे फैन हैं वो भी भूल गए हैं कि ई फॉर ईविल तो उसी ने खुद ने नेशनल टीवी पर सबके सामने रखा था। अविनाश उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम नेगेटिव दिख रही हो तो भाई वो चीज़ करना बंद कर दो, पॉजिटिव तरीके से फीडबैक लो। बट ईविल ईशा को देख करके लगता नहीं कि प्राउड मम्मा की इस प्राउड बच्चा ने कुछ चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेना सीखा भी होगा। ये खुद तो डंके की चोट पर बोलती कि मैं अविनाश और विवेन के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी, डट करके खड़ी रहूँगी, लेकिन चुम को नॉमिनेट करती है ये बोलकर कि आप सिर्फ करण के इर्द-गिर्द ही रहती हो। मैडम खुद भी तो आप विवेन और अविनाश के इर्द-गिर्द ही चल रही हो। और इस सो कॉल्ड समझदार प्राउड मम्मा की प्राउड बच्चा के आपने लॉजिक सुने थे? ये दिग्विजय को क्या बोलती है, जो बोलते हैं ना वही होता है। मतलब बचकानी हरकतें, क्योंकि दिग्विजय ने इसे बोल दिया था आप बिचिंग हो, आप मीन हो, तो जो बोलते हैं वही होता है। जबकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिचिंग यही करती हैं, इसीलिए तो द लल्लन टॉप के सौरभ ने इन्हें चुगलखोर सेना का सेनापति कहा था, चुगली सेना का सेनापति। तो चुगलखोर ये खुद है, लेकिन जो बोलते हैं वही होता है। तो जिस तरह से तुमने चाहत को लिंक करा था आरफीन से, तो जो बोलता वही होता, मतलब तुम भी वही हो क्या? जिस तरीके से तुम्हारे ग्रुप के लोग लोगों की धज्जियां उड़ाते हैं, दैट मीन्स तुम भी वही हो। तुम्हारी अपब्रिंगिंग खराब है क्योंकि तुम दूसरों की अपब्रिंगिंग पर जाती हो। तो जो तुम्हारा लॉजिक है, जो बोलता है वही होता है,
तो दूसरों की अपब्रिंगिंग को घटिया तुम बोलती हो, दैट मीन्स जो बोलता है वही होता है, तो तुम्हारी अपब्रिंगिंग सबसे घटिया है, ये तुमने साबित कर दिया, क्योंकि जो बोलता है ना वही होता है। क्या बात है, प्राउड मम्मा का प्राउड बच्चा। आहा। अच्छा, इसी दौरान ई फॉर इविल ईशा सिंह जो है वो विवेन से बात करती है, और विवेन क्या बोलता है उससे, यार मेरा कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है यार, मेरा मतलब वो इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है। कमोबेश वही लाइन, वही बातें जो कि बाहर उसके फैंस ट्रेंड कर रहे थे कि गिव मोर स्क्रीन टाइम। क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन कम है, आपका इन्वॉल्वमेंट कम है, तो ऑब्वियसली आपका स्क्रीन टाइम तो कम होगा ही। और ईशा बोलती भी है ना कि आप जब टाइम गॉड थे तब ज़्यादा देखते होगे, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। तो ये विवेन कहता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअल में बात ये है कि विवेन डिसेना को रियलाइज़ हो चुका है कि वो इतना अच्छा नहीं जा रहा है। अब विवेन डिसेना जो है वो खुद को जस्टिफाई करने के लिए उल-जुलूल कुछ भी जैज़ वगैरह वो दे सकता है, जबकि हकीकत क्या है वो सबको पता है कि करणवीर की थोड़ी-सी तारीफ़ हो गई है, तो विवेन की जो है वो दुनिया एकदम हिल गई है, उसका मानसिक संतुलन जो है वो बौखला गया है। इसी वजह से वो शिल्पा शिरोडकर से भी बात करता है, और कितनी सफाई से इसने विवेन डिसेना ने कुछ बातें इग्नोर कर दी कि जब सबसे पहले ये टाइम गॉड बना था, तब शिल्पा शिरोडकर ने विवेन को ऊपर उठाने के लिए करण को नीचे गिरा दिया था। लेकिन अब यही विवेन डिसेना कैसे बोल रहा है कि अब आप प्रो करण बन चुकी हो, आप उसको ऊपर उठाने के लिए अब मेरे को नीचे गिरा रही हो, आप डोमिनोज वाली टास्क में आपने मेरे डोमिनोज हिला दिए थे, गिरा दिए थे, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब जब तक शिल्पा शिरोडकर तुम्हें ऊपर उठाने के लिए करण की कुर्बानी देती रही, तब तक वो सही थी। लेकिन अब चूंकि शिल्पा शिरोडकर ने मतलब ठान लिया है कि भाई 50 डेज मैंने तेरे लिए करा, अब मैं करण के लिए करने वाली हूँ, तो आप दोगलापन देखिए इस दोगले डिसेना का। ये क्या बोलता है कि भाई आप उसे ऊपर उठाने के लिए मुझे नीचे कैसे कर सकती हो, आप मेरे साथ तो गलत कर रही हो ना। वाह, जब तक करण के साथ गलत करा सो दैट तुम्हें टाइम कोड बनाए, तब तक सही था। तो कैसे मतलब इन कंटेस्टेंट की जो फितरतें हैं वो बाहर आ रही हैं, ये तो काबिले तारीफ है। अब जिस तरीके से ये विवेन डिसेना शिल्पा शिरोडकर से बात करता है, बाद में करण आता है, आकर बीच में बैठता है, तो विवेन उठ करके चला जाता है। इससे हमें क्या देखने को मिलता है, इससे हमें देखने को मिलती है कि विवेन कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई आते से ही टॉप 2 में खड़ा हो गया वो, मेकर्स का लाडला बना वो, 2-2 बार टाइम गॉड बना वो, लेकिन शो जो है वो करणवीर मेहरा के नाम से चल रहा है। इतना सुनते से ही इसकी मतलब दुनिया उथल-पुथल हो सी गई है लाडले डिसेना की। वहीं हम क्या देखते हैं कि ये बिग बॉस, जिसने कि रोहित शेट्टी को खड़ा कर दिया था एक वीकेंड का बार में आकर कि भाई कोई नॉमिनेशन डिस्कस नहीं कर सकता, ये अलाउड नहीं है। क्या वाकई में अलाउड नहीं है? हमने कितनी बार देखा कि रजत ओपनली नॉमिनेशन प्लान करता है, डिस्कस करता है। कल वो अपने कुछ चिलगोजे हैं उन्हें बिठा करके, सारा को, ईडन को, यामिनी वगैरह, ऐसा है कि घर में 2 ग्रुप हैं, वो ग्रुप है, ये ग्रुप है, तुम्हें जो भी ग्रुप पसंद ना हो उसको तुम चोट दे दो, लेकिन आपस में चोट मत दो, आपस में मत करो तुम भी, ये बिखराव अच्छा नहीं होता है। मतलब ये चीज़ें नॉमिनेशन की प्लानिंग और डिस्कशन में ही आती हैं। लेकिन बिग बॉस की माँ की जो नीली बत्ती वाली आँख है, उसका तो पूरा अटेंशन सिर्फ दिग्विजय के ऊपर है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बस वहीं पर सारे 200 कैमरा फोकस्ड है। बाकी ये रजत या अविनाश ओपनली नॉमिनेशन प्लान कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसको चोट करना है, किसको चोट नहीं करना है, वहाँ पर ये 200 कैमरा काम करना बंद कर देते हैं। और इन सारी चीज़ों के ऊपर फिर बिग बॉस किसी रोहित शेट्टी जैसे ठुल्ले को भेज देंगे, जो है कि भैया नॉमिनेशन डिस्कस करना अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं है? कितनी बार तो यार एपिसोड में ये चीज़ें हो चुकी हैं, लाइव फीड के क्लिप भी आए हैं मेरे पास कई सारे, जहाँ पर ओपनली नॉमिनेशन की प्लानिंग हो रही है, यामिनी, ये ईडन, सारा, रजत मिल करके, और ऐसी कुछ चीज़ें आपने एपिसोड में भी देखी। लेकिन बिग बॉस के 200 कैमरास, भाई साहब। अब चूंकि सोशल मीडिया पर इस तरह के काफ़ी सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं, काफ़ी जगह मतलब इन चीज़ों को शेयर वगैरह किया जा रहा है, मेकर्स को टैग किया जा रहा है, तो क्या पता आने वाले टाइम में मेकर्स कोई एक्शन लें और रजत को कोई दंड वगैरह दें कि आप ओपनली नॉमिनेशन प्लान कर रहे हो। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा अभी से कह पाना मुश्किल है, बट कभी न कभी तो ऊँट जो है वो पहाड़ के नीचे आता ही है बिग बॉस के घर के अंदर। अब खैर वो दिन जब आएगा तब आएगा, लेकिन फिलहाल तो रजत नाम का ये जो ऊँट है ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा है। क्या है कि अभी सारी जो बॉल्स हैं वो इसके कोर्ट में है ना, क्योंकि करण, दिग्विजय, चुम, जो कि इस एपिसोड के स्टार्ट में बड़ी बातें कर रही थी कि हम गेमर है, हम गेमर है, हम तुमसे बड़ा गेमर है। कहाँ गेमर हो यार, तुम लोगों का कोई गेम प्लान है ही नहीं। और करण का तो मैंने पहले ही बता रखा कि पैरेलल एक स्क्रिप्ट चल रही है, तो उसके तहत करण को पता है। अब क्या है कि बाकी के लोग T10 खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, कुछ लोग वनडे खेल रहे हैं, करणवीर मेरा सीधा टेस्ट मैच खेल रहा है। पहले 50 दिन की इनिंग उसके अगेंस्ट गई, अब जो टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग होती है वो इसके फेवर में जा रही है, तो उसने भी कहीं ना कहीं
फराह खान की जो तारीफ है ना उसको शायद दिमाग में ज़्यादा घुसेड़ लिया है। एक दिन पहले दिग्विजय सही था, उसके बावजूद बिग बॉस की बात में आकर के वो दिग्विजय को ही कहीं न कहीं गलत साबित करने लगा। एंड उसके पहले आपने देखा ये सारा अरफीन खान जिसने करण के मुँह पर पानी फेंक दिया था, करण की मम्मी को, फादर को ड्रैग करती फिरती है, उसी को करण कह रहा था बड़ा महानता का चोला ओढ़ कर के आई विश आपको एक वीक मिल जाए। लेकिन फिर बाद में बोलता है कि जब मेरे दोस्त होंगे तो फिर मैं आपको क्यों बचाऊँ? तो यहाँ पर करण खुद ब्लंडर कर रहा है जिसका फायदा दूसरे लोग उठा लेंगे। बट करण को अभी इन चीज़ों का एहसास नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे पास एक लाइव फीड का और क्लिप आया है जिसमें करण कह रहा है कि यार टाइम गॉड तुम ही लोग बन जाओ, मेरे नाम से तो शो चल रहा है तो मेरे को क्या ज़रूरत है टाइम गॉड बनने की। इस तरह की बातों से एक चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है कि आपका जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा है। सामने वालों को आप खुद मतलब ब्लेंडर करके थाली में सजा करके मौके दे रहे हो, फिर जब जवाब देने की बारी आती है तो आपके पास वो जवाब नहीं रहते। ऑल्दो आपने बग्गा को नॉमिनेट करा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने पॉइंट वगैरह सब दिए हैं और बग्गा की सुई जो है वो तो बिग बॉस ये पर्सनल अटैक करते हैं, इसके लिए मैं इन्हें नॉमिनेट करना चाहता हूँ, बिग बॉस ये पर्सनल अटैक करते हैं। अबे पर्सनल अटैक, अरे भैया कब तक तुम्हारी गाड़ी उसी बिग बॉस ये पर्सनल अटैक करते हैं, बिलो द बेल्ट जाते हैं तो मैं इनको नॉमिनेट कर रहा हूँ। अरे भाई कुछ और मुद्दे लेकर के आओ बग्गा, लेकिन बग्गा द हग्गा मतलब फालतू में। हालांकि यहाँ पर देख लीजिए नॉमिनेशन में कौन कौन आया है, तो केवी और वीवी दोनों आ चुके हैं नॉमिनेशन में। बग्गा और ईडन में से कोई एक का विकेट उड़ सकता है क्योंकि बाकी जितने लोग हैं वो तो यार मोरलेस एमजी वाले हैं। चाहत पांडे भी नॉमिनेशन में। वैसे ये चाहत पांडे इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जो कि लाडले के मुंह पर उसके झूठ की पोल पट्टी खोल देती है। कितना जबरदस्त तरीके से चाहत ने एक पॉइंट रखा ना कि जब वो पंगा हो रहा था तो इसको विवेन को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन किसी ने बोल दिया कि दिग्विजय ने ऐसा बोला तो दौड़ता हुआ दहाड़ता हुआ चला आया। लेकिन ये विवेन डिसेना जो कि खुद को सबसे लॉजिकल इंसान बोलता है, जबकि हकीकत में इसका लॉजिक से कहीं कोई लेना देना भी नहीं है। आपने सबने देखा है और इस वीकेंड का बारे में तो और अच्छे से आपने सबने देख लिया कि सारा ने कैसे बिलो द बेल्ट कमेंट करें, लेकिन कभी भी लाडले डिसेना ने सारा को काउंटर नहीं करा। लेकिन दिग्विजय और करण के खिलाफ कोई कुछ झूठ भी बोल देता है तो वो कैसे तन फना के आ जाता है। और चाहत पांडे ने ये पॉइंट बड़े अच्छे से रखे हैं कि दिग्विजय और करण के अगेंस्ट, स्पेशली उसने दिग्विजय का नाम लिया था कि दिग्विजय के बारे में किसी ने कुछ बोला था, आप दौड़ते हुए चले आए, लड़की जो बात करेगा, लड़के जो बात करेगा। लेकिन सारा नाम की जो सोकल लड़की है वो किसी लड़के से कैसे भी बात करे तो वहां पर ये लाडला जो है मुंह में दही जमा लेता है। लेकिन फिर वो बोल देता है कि चलो ठीक है आपकी झूठी कहानी है बट मैं आपका ये नॉमिनेशन जो है वो स्वीकार करता हूँ। तो अगर स्वीकार नहीं करेगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि उसको तो नॉमिनेट करना, उसने नॉमिनेट कर दिया। लेकिन जिस तरह से ये लाडला डिसेना अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है, क्या आपने कभी भी देखा कि विवेन डिसेना ने मेक श्योर करा कि वो दोनों साइड का पक्ष सुने? जी नहीं, वो एक तरफा पक्ष सुनता है फिर दौड़ता हुआ आ जाता है, तो लड़की से कैसे बोला, लड़की से कैसे बोला, लड़की से कैसे बोला। और किसके लिए लड़ रहे थे तुम? उस लड़की के लिए जिसने तुमको चप्पू पप्पू बना रखा है और साथ में तीसरा वो रजत दलाल उसको भी अपने झांसे में ले रखा है। तो कहने का मतलब है कि सबसे शातिर गेंद तो ईशा सिंह खेल रही है। उसने अविनाश को यूज करा, विवेन को यूज करा और रजत दलाल को भी यूज कर लिया है। और रजत दलाल को इसने भैया बोल दिया है तो रजत दलाल तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे भाई सगी बहन हो उसकी, जबकि हकीकत में ये एक गेम प्लान है। मौका पड़ेगा तो ये ईशा सिंह रजत दलाल की पीठ में भी खंजर भोंक देगी। पीठ में खंजर भोंकने से हमें याद आया मित्रों कि करणवीर को और शिल्पा को कितने टॉन्ट मारे गए हैं कि बैक स्टेप करा, ये करा, वो करा। लेकिन कल जिस तरह से विवेन की पीठ में अविनाश ने खंजर भोंका तो अभी अविनाश और शिल्पा ये तो सेम पेज पर आ जाना चाहिए ना। जो बातें शिल्पा के लिए कही गई हैं वही बातें अविनाश के लिए कोई क्यों नहीं कर रहा है। और जिस तरह से करण के लिए कहा गया था कि करण सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, उसके दोस्त उसकी पीठ में खंजर भोंक रहे हैं, ये भोंकवाया जा रहा है, तो यही चीज विवेन के लिए क्यों नहीं बोली जा रही है? क्यों नहीं बोली जा रही है? तो जो लॉजिक कल तक विवेन के फैन करण पर चिपकाते थे कि करण सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, दोस्तों ने जो धोखा दिया है वो उसे लेट गो कर रहा है, वही चीज तो विवेन खुद कर रहा है, उसे भी उसके दोस्त ने धोखा ही दिया है। हालांकि अविनाश वहां पर बोलता भी है कि मुझे पता है कि भाई कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो एंड तक रहने वाले हैं। जब एंड तक रहने वाले हैं फिर भी तुमने ये नॉमिनेशन में उसका नाम दिया है, दैट मीन्स व्हाट कि भाई तुम डेस्परेट थे अटेंशन के लिए और तुम्हें अटेंशन चाहिए थी। और तुमने बोल भी दिया ना, तुमने केवी के सामने बोला कि केवी और वीवी चल रहा है, हम कहाँ हैं? राजमाता उनके 2 लड़के चल रहे हैं, हम कहाँ हैं बे? बात तो सही है। अब आयरनी की बात यह है मित्रों की ये जो राजमाता और उनके जो पुत्रों की जो कहानी है वो तो पिछले 7-8 वीक पहले से चल रही है। लेकिन अविनाश मिश्रा को ये चीज़ें अभी ही क्यों रियलाइज़ हुई हैं कि पूरा शो विवियन, केवी और शिल्पा बन चुका है, हम तो हैं ही नहीं रेस में। अरे भाई साहब किसको चूतिया बना रहे हो यार अविनाश मिश्रा? डे 1 से तुम यहाँ पर आसिम रियाज का सस्ता वर्जन बन करके आए हो। अच्छा, आसिम रियाज से मुझे याद आया कि आसिम और केवी का पंगा हुआ था खतरों के खिलाड़ी में, बट ये अविनाश मिश्रा जिसने कहा था कि केवी ने क्या उखाड़ा लाइफ में, क्या करा है,
भाई तुम तो केवी के बारे में अच्छी खासी रिसर्च करके आए हो, तुमने खतरों का खिलाड़ी भी देखा है, तुमने केवी के इंटरव्यू भी देखे हैं। दैट मीन्स केवी ने बहुत कुछ उखाड़ा होगा जो तुम देख करके आए हो। लेकिन शो में डे वन से क्या उखाड़ लिया इसने, 40-45 साल में क्या कर लिया तूने, यहाँ तेरे को काम नहीं मिलेगा, बड़ा सैड इंसान है। तो एक तरफ ये कहता कि केवी ने क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया लाइफ में, हमने तो कभी देखा ही नहीं। एट द सेम टाइम उसका शो से लेकर के उसके इंटरव्यूज तक तुम देख करके आए हो, तो यहीं पर पता चल रहा है कि अविनाश मिश्रा, भले ही तुम्हारी मिमिक्री अच्छी हो, तुम्हारा ह्यूमर अच्छा हो, लेकिन एक कंटेस्टेंट के तौर पर तुम टोटल फेक पदार्थ हो। तुम पिछले सीजन के कंटेस्टेंट की कॉपी कर रहे हो। और जैसे आसिम ने 1-1.5 महीने तक सिद्धार्थ का दामन पकड़ा था और उसके बाद फ्लाई सोलो, उसी तरह से ये जो कल तुमने करा है फ्लाई सोलो वाला जो कॉन्सेप्ट, इसकी पटकथा तो सलमान खान 2 वीक पहले ही लिख करके चले गए थे ना, जब तुम्हें रिश्तों में घुटन हो रही थी, तब भी तुमने कहा था फ्लाई सोलो। तो कुछ और नहीं है, जैसे आसिम और सिद्धार्थ का था वैसे ही यहाँ पर ये विवेन और अविनाश का है। अब इस नॉमिनेशन टास्क के बाद श्रुतिका और यामिनी का वो कलेश वगैरह शुरू हो जाता है। यामिनी कल तक श्रुतिका की दोस्त थी, तो इनका वो छिले हुए गुर्दे, उसके बाद करण और अविनाश की बातचीत वगैरह। और हम जो प्रोमो देखे हैं जहां पर कि टाइम गॉड टास्क शुरू हो चुकी है, जिसमें देखते हैं कि किसके पास ज्यादा करेंसी आती है। करण और टीम प्लान तो काफी अच्छा कर रही है, लेकिन जैसा कि हम बार बार देखते आए हैं कि भाई हाथ को आया मुंह ने लगाया वाला सीन हो जाता है टाइम गॉड टास्क में करणवीर मेहरा और टीम के साथ। अब आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से नॉमिनेशन टास्क हुई है, रजत ने लपट झंडिस लोगों को सेव कर लिया है, सारा को, कशिश को, ईशा को तो वो सेव करता ही है, अविनाश को भी सेव कर लिया है। और जो लोग नॉमिनेशन में आए हैं, क्या आपको लग रहा है कि बग्गा या ईडन में से कोई एक जाएगा, या दोनों ही जाएंगे, या फिर पिछले 2 वीक की तरह फिर से नो एलिमिनेशन लोड हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे ये जो बैक टू बैक नो एलिमिनेशन अनाउंस करा है बिग बॉस ने, और इसके ऊपर अविनाश ने एक टिप्पणी करी थी कि क्या बिग बॉस क्या कर रहे हो, तुम तो इतने ओपनली फेवरेटिज्म लेकर के चल रहे हो, बायस्ड हो। तो अविनाश के लिए भी तो बिग बॉस एकदम बायस्ड होकर के चला था, उसे जेल में कितनी पावर दी थी और वो बाहर जाकर के फिर अंदर आया है। तो अविनाश खुद का भूल गया है क्या कि बिग बॉस ने कैसे आउट ऑफ द वे जाकर के अविनाश वर्सेस ऑल कर दिया था, पूरा घर अविनाश के इर्द गिर्द घूम रहा था। क्या अविनाश ये सारी चीजें भूल चुका है? मतलब इतना एहसान फरामोश कोई कैसे हो सकता है? अविनाश मिश्रा को देख लो भाई साहब, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इन सारी बातों के बारे में जो भी है टिप्पणी कमेंट कीजिएगा। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।